है गाइस, थैंक यू वेरी मच कि आपको हमारी द रिंग्स ऑफ पावर की सीरीज इतनी पसंद आ रही है। इसीलिए आज हम इसके पार्ट 4 को एक्सप्लेन करने वाले हैं और जो पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं तो वो भी इस वीडियो के साथ आखिर तक बने रहें। आपको भी इससे प्यार हो जाएगा क्योंकि ये सीरीज है ही इतनी अच्छी। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आपको ये बात याद है कि जब पार्ट 2 में ग्लेड्रियल ने एडार से सोरोन के बारे में पूछा था तो एडार ने ग्लेड्रियल से कहा था कि सोरोन को मैंने अपने हाथों से मार दिया क्योंकि उसका जुल्म ऑर्क के ऊपर बढ़ता जा रहा था। पर आखिर एक अदने से एडार ने ये नामुमकिन काम कैसे सरअंजाम दिया, चलिए पता करते हैं। तो इसके चौथे पार्ट की कहानी उस वक्त से शुरू होती है जब सोरोन इस पूरी मध्य धरती पर कब्जा करने के लिए अपनी ऑर्क की फौज को तैयार कर रहा था और ये ऑर्क से कहता है कि जल्दी ही एक सुनहरा कल आने वाला है जिसके लिए मुझे एक महाशक्ति चाहिए जो सिर्फ शरीर तक सीमित न हो बल्कि उससे परे हो। एक ऐसी शक्ति जिससे हम मध्य धरती के लोगों को अपना गुलाम बनाएंगे, पर इसके लिए तुम में से सैकड़ों ऑर्क कुर्बान होंगे और उनके खून से लिखा जाएगा नई दुनिया का इतिहास। पर ऑर्क जानते हैं कि सोरोन अपने मकसद के लिए इन सबको बलि का बकरा बनाने वाला है। पर सोरोन इनसे कहता है कि याद रखो, एल्फ तुम्हें ठुकराएंगे और इंसान की नजरों में तो तुम सब हो ही बदसूरत और जाहिल कौम। तभी एक ऑर्क इस पर हमला कर देता है पर सोरोन उसे बड़ी ही बेरहमी से मार देता है और इनसे गुस्से में कहता है कि मैं ही हूँ तुम्हारी आखिरी उम्मीद और सुनहरे कल की पहली सीढ़ी। तभी एडार जाकर इसका ताज ले आता है और उसे उठाकर सबसे कहता है कि सोरोन ही है हमारे डार्क लॉर्ड और फिर ये इसकी ताजपोशी के लिए इसके पास आ जाता है। पर ताजपोशी के दौरान ही मौका मिलते ही एडार इसे मार देता है जिसके बाद सभी ऑर्क सोरोन पर टूट पड़ते हैं और सोरोन को गोद गोद कर छलनी कर देते हैं। आज आखिरकार ऑर्क ने अपने ऊपर हुए अत्याचार का बदला ले ही लिया। पर तभी सोरोन में से एक बहुत तेज रोशनी निकलती है जिससे ये पूरा इलाका जम जाता है और जब एडार को होश आता है तो बाकी सभी बेहोश हो चुके थे और एडार देखता है कि सोरोन का शरीर यहाँ से गायब हो चुका है। तभी सभी और कहते हैं कि एडार की जय हो और एडार इनसे कहता है कि मेरे बच्चों, अब से तुम सब आजाद हो। पर तभी हम देखते हैं कि सोरोन का खून पहाड़ी दरारों से रिसते हुए धीरे धीरे नीचे पहाड़ों की गहराइयों में होता हुआ एक गुफा में आ जाता है और फिर थोड़ी देर बाद ही ये दोबारा से पनप जाता है और जब एक चूहा इसके पास आता है तो ये उसे अपने शरीर में समा लेता है और दूसरे जीवों को भी समाकर ये जल्दी ही बाहर की तरफ निकलने लगता है। पर जब ये पहाड़ों से निकलकर बाहर आता है तो ये काफी कमजोर होता है। तभी यहाँ से एक औरत गुजर रही होती है जिसका फायदा उठाकर सोरोन उसकी गाड़ी में चढ़ जाता है और जल्द ही उस औरत को भी अपने शरीर में समा लेता है। और जब ये मुकम्मल होकर गाड़ी में से निकलता है तो इसका रूप बदल चुका होता है, मतलब सोरोन फिर से अपने एक नए रूप में वापस आ चुका है। और फिर कुछ दिन जंगलों में भटकने के बाद जब ये शहर की तरफ जा रहा होता है तो वहाँ से कुछ इंसानी लोगों का काफिला आ रहा होता है और ये इससे कहते हैं कि उस तरफ मत जाओ क्योंकि ऑर्क ने हर तरफ हाहाकार मचा रखा है, हम लोग भी अपनी जान बचाकर भाग रहे हैं। तभी सोरोन इनसे पूछता है कि तुम्हारे गले में ये चिन्ह कैसा है, जिस पर ये बताते हैं कि ये हमारे साउथ के इंसानी राजा का चिन्ह है जो अब मर चुके हैं और हम उनके सेवक थे, इसीलिए ये हमारे पास है। तुम्हारी आंखों में देखकर लग रहा है कि तुमने बहुत कुछ सहा है। फिलहाल हम समुद्र के पार जा रहे हैं, सुना है कि वहाँ पर इंसानों का एक समृद्ध राज्य न्यूमेनोर है, अगर चाहो तो तुम भी हमारे साथ आ सकते हो। और फिर हम देखते हैं कि जल्दी ही सोरोन इनके साथ इनके समुद्री सफर में शामिल हो जाता है। पर फिर तभी एक रात को हम देखते हैं कि इनके जहाज के नीचे एक बहुत बड़ा जल दानव है जिसका एहसास जल्दी ही सोरोन को भी हो जाता है और जब वो दानव जहाज पर हमला करता है तो जहाज पर अफरा तफरी मच जाती है और सोरोन उस बूढ़े को बचाने के बजाय उसका चिन्ह लेकर यहाँ से भाग जाता है। पर तभी दानव के हमले से जहाज तबाह हो जाता है और सोरोन पानी में आ जाता है और फिर ये उस दानव को देखता है जो बहुत ही विशालकाय है। पर जल्दी ही सोरोन इसे यहाँ से भेज देता है और फिर खुद जहाज के टूटे फूटे टुकड़ों पर आ जाता है और जहाज के बचे कुचे लोग जहाज के हिस्सों को जोड़कर उस पर ही बैठ जाते हैं। और फिर इसके कुछ समय बाद ही हम देखते हैं कि इन्हें समुद्र में भटकते हुए ग्लेड्रियल मिल जाती है और फिर सोरोन इससे कहता है कि हमें किस्मत की लहरों ने मिलाया है, देखते हैं कि यह हमें कहां तक ले जाएंगी। इसके बाद का पूरा आर्क हमने इसके पार्ट 1, 2 और 3 में देख रखा है क्योंकि यहाँ से ही सोरोन ने ग्लेड्रियल को अपने पूरे भरोसे में ले लिया होता है और ग्लेड्रियल इसकी बातों के जाल में इतना उलझ जाती है कि वो इस पर भरोसा करके इसे सीधा अपने साथ अपने लोगों के बीच में ले जाती है क्योंकि ग्लेड्रियल एक एल्फ है और सभी एल्फ मध्य धरती के लिंडन और एरेगियन में रहते हैं और सोरोन ये बात अच्छे से जानता है कि उस महाशक्ति का निर्माण एल्फ ही कर सकते हैं जो सिर्फ शरीर तक सीमित न हो बल्कि उसके परे हो। इसीलिए सोरोन इनके जरिए उस महाशक्ति को बनवाता है जिससे अनजान ग्लेड्रियल
और कैलिब्रिम्बर जैसे महान एल्फ मिलकर उस शक्ति का निर्माण 3 अंगूठियों के रूप में करते हैं। पर जैसे ही ग्लेरियल को पता चलता है कि यही सोरोन है तो तभी सोरोन इसे ख्वाबों के जाल में फंसाकर यहाँ से भाग जाता है और वापस साउथ यानी मोर्डोर में आ जाता है, क्योंकि अब तक एडार ने साउथ को पूरी तरह से ज्वालामुखी की राख से तबाह करके ढक दिया होता है। क्योंकि सूरज की धूप में ऑर्क जल जाते हैं, इसीलिए एडार ने यहाँ हमेशा के लिए अंधकार फैला दिया है। और फिर इधर हम देखते हैं कि ग्लेड्रियल और एल्नोर उस महाशक्ति को लेकर एरेगियन से सीधा अपने महाराज के पास लिंडन में आ जाते हैं। पर महाराज कहते हैं कि पहले हमें उस दगाबाज हेलब्रांड के बारे में बताओ, जिस पर ग्लेड्रियल बताती है कि वो इंसान नहीं है क्योंकि वही है सोरोन, जिस पर महाराज गुस्से से आग बबूला हो जाते हैं और ग्लेड्रियल से कहते हैं कि तुम इतनी बड़ी भूल कैसे कर सकती हो, जिस पर ग्लेड्रियल कहती है कि मेरे साथ धोखा हुआ था। पर महाराज कहते हैं कि मुझे जल्दी ही वो तीनों अंगूठियां दो। पर एल्नोर कहता है कि इन्हें इस्तेमाल करना बहुत खतरनाक हो सकता है क्योंकि सोरोन ने इन्हें बनवाया था, उसने जरूर इनके साथ कुछ किया होगा। पर ग्लेड्रियल कहती है कि सोरोन ने इन्हें छुआ तक नहीं है, इसीलिए ये सही होंगी। पर एल्नोर नहीं मानता, लेकिन महाराज कहते हैं कि हमें वो अंगूठियां दो क्योंकि जल्दी ही हमारे पवित्र पेड़ का आखिरी पत्ता भी गिरने वाला है और अगर हमारा ये पवित्र पेड़ मर गया तो सारी रोशनी खत्म हो जाएगी, जिसके साथ एल्फ की पूरी प्रजाति भी खत्म हो जाएगी। इसीलिए हमें अपने साथ साथ पहले मध्य धरती को भी बचाना होगा, क्योंकि अगर एल्फ चले गए तो मध्य धरती के सभी लोग अंधकार में आ जाएंगे। क्योंकि अब हमारा दुश्मन लौट आया है, इसीलिए वो अंगूठियां सिर्फ हमारी ही नहीं बल्कि पूरी मध्य धरती की आखिरी उम्मीद है। हमें ये जहर पीना ही होगा, इसीलिए अंगूठियां हमें दो, ये तुम्हारे महाराज का हुक्म है। पर एल्नोर को ये ठीक नहीं लगता, इसीलिए वो इन्हें अंगूठियां न देकर नीचे पानी में कूद जाता है, जिस पर महाराज कहते हैं कि पकड़ कर लाओ इसे। जबकि इधर साउथ यानी मोर्डोर में हम देखते हैं कि ज्वालामुखी के फटने से यहाँ पर ऑर्क ने अपना कब्जा जमा लिया है और पूरे साउथ का महाराज अब एडार बन चुका है और इसने यहाँ के सभी इंसानों को अपना गुलाम बना लिया है। और तभी हम देखते हैं कि सोरोन भी यहाँ पर गुलाम बनकर इन लोगों में शामिल हो जाता है और जो भी इंसान एडार के सामने झुकने से इनकार करता है तो उसे मार दिया जाता है और ये ऐलान किया जाता है कि अब ये वो साउथ नहीं रहा, ये मोर्डोर बन चुका है। अब या तो एडार के आगे झुको या कटो। तभी ये लोग एडार के सामने मध्य धरती के राजा को पेश करते हैं और कहते हैं कि ये आपके सामने घुटने टेकने आया है। हालांकि एडार को अब तक नहीं पता है कि यही सोरोन है, वो इसे अभी भी इंसानों का राजा हेलब्रांड ही समझता है और इससे कहता है कि मेरे बच्चों ने जमीन के इस टुकड़े को जीता है और यहाँ पर इंसानों को बचाने आए एल्फ और उन न्यूमेनोर वासियों को खदेड़ कर भगाया, इसीलिए अब हमें रोकने वाला कोई नहीं रहा। जिस पर हेलब्रांड कहता है कि एल्फ ने अब एक ऐसी महाशक्ति बना ली है जो सिर्फ शरीर तक सीमित न हो बल्कि उससे परे हो। वो जल्दी ही उस शक्ति से तुम सबको खत्म कर अपना गुलाम बना लेंगे और वो शक्ति जल्दी ही सोरोन के हाथ लग जाएगी क्योंकि सोरोन वापस आ चुका है। जिस पर एडार कहता है कि मुझे फौरन उसके बारे में बताओ वरना तुम अभी ही मार दिए जाओगे। पर हेलब्रांड कहता है कि अगर मुझे मार दिया तो वो राज भी मेरे साथ खत्म हो जाएगा। जिस पर एडार कहता है तो फिर तुम मौत की भीख मांगोगे और फिर ये इसे कैद खाने में डलवा देता है और अपने ऑर्क से कहता है कि सोरोन कभी वापस नहीं आ सकता, वो मर चुका है। जबकि इधर सोरोन देखता है कि इन लोगों ने यहाँ पर एक बहुत खतरनाक भेड़िए को भी बांध रखा है। तभी एडार का चमचा आकर कहता है कि सोरोन के बारे में जो भी जानते हो बता दो, पर ये नहीं बताता। जिस पर चमचा कहता है दर्द से तुम्हारा कुछ ज्यादा ही याराना है और फिर इनके जाने के बाद सोरोन वो गोश्त का टुकड़ा उठा लेता है, पर ये उसे खुद नहीं खाता बल्कि उसे भेड़ियों को देकर उसे अपने काबू में कर लेता है। जबकि इधर लिंडन में हम देखते हैं कि एल्फ सिपाही हर तरफ एल्नोर को ढूंढ रहे होते हैं। तभी हम यहाँ पर एल्फ के उस्ताद किर्दन को देखते हैं और फिर शाम होने के बाद उस्ताद किर्दन जब वापस अपने कमरे में आते हैं तो इन्हें यहाँ पर एल्नोर मिलता है, जो इनसे कहता है कि उस्ताद किर्दन अब आप ही हमारी आखिरी उम्मीद हैं क्योंकि आप सबसे बुद्धिमान एल्फ में से एक हैं और इस वक्त एल्फ प्रजाति बहुत बड़ी मुसीबत से गुजर रही है। जिस पर किर्दन कहते हैं कि तुम अपने साथ शायद कुछ ले आए हो। जबकि इधर लिंडन में महाराज अपने सिपाहियों से कहते हैं कि फौरन जाकर कैलिब्रिम्बर को बताओ कि हेलब्रांड ही सोरोन था। तभी महाराज की 2 सिपाही भी आकर इन्हें बताती है कि हमने हर जगह ढूंढा लेकिन हमें एल्नोर कहीं नहीं मिल रहा। तभी ग्लेड्रियल कहती है कि एल्नोर का मकसद भागना नहीं है बल्कि वो उन अंगूठियों को नष्ट करना चाहता है, इसीलिए वो अपने किसी भरोसेमंद के पास गया होगा, ऐसे किसी के पास जो बहुत बुद्धिमान है। जबकि इधर एल्नोर उस्ताद किर्गन को बताता है कि ये अंगूठियां बहुत खतरनाक है। जिस पर उस्ताद कहते हैं कि मैं कैलिब्रिम्बर की कला से वाकिफ हूँ, वो ऐसी शक्ति का निर्माण कर सकते हैं और जैसा कि तुमने बताया कि यह अंगूठियां सोरोन ने छुई भी नहीं है, इसीलिए हो सकता है कि इनमें सोरोन का असर ना हो। पर एल्नोर कहता है कि सोरोन बहुत चालाक है, ये अंगूठियां उसका मोहरा भी हो सकती हैं, किसी बड़ी योजना की पहली सीढ़ी जो हमें अंत तक ले जाएंगी, इसीलिए हमें इन्हें नष्ट करना होगा। पर
उस्ताद कहते हैं कि इसके साथ एल्फ का भी अंत हो जाएगा। पर तभी हम देखते हैं कि महाराज और ग्लेडियल भी यहाँ पर सिपाहियों के साथ आ जाते हैं। पर ग्लेडियल कहती है कि महाराज पहले मुझे एलनोर से बात करने दो, और फिर ग्लेडियल सीधा अंदर आकर एलनोर से कहती है कि तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो, इसीलिए मैं तुम्हें यहाँ मनाने आई हूँ। अगर मैं इसमें नाकाम हुई तो महाराज तुम्हें कैद में डलवा देंगे, इसीलिए मुझ पर भरोसा करो। तुम्हें याद नहीं कि हमने यह अंगूठियाँ इसीलिए 3 बनाई थी ताकि संतुलन बना रहे, और मेरा दिल कहता है कि ये सही है। पर एलनोर कहता है कि तुमने अपना फर्ज निभाया और मैंने अपना। तभी ग्लेडियल देखती है कि अंगूठियाँ यहाँ पर नहीं है, क्योंकि उस्ताद किरगन पहले ही अंगूठियाँ लेकर यहाँ से जा चुके हैं। और बीच समुद्र में जाने के बाद जैसे ही अंगूठियाँ फेंकते हैं तो तभी वो अंगूठियाँ वापस नाव में गिर जाती हैं। और फिर उस्ताद किरगन जब इन्हें सही से देखते हैं तो इनकी शक्तियों को समझ जाते हैं। जबकि इधर मोर्डोर में हम देखते हैं कि एडार सोरोन के पास आता है और इससे कहता है कि मैंने तुम्हारी इंसानी प्रजा को आजाद कर दिया है जैसा तुम चाहते थे। अब बताओ कि सोरोन कहाँ है। जिस पर ये बताता है कि सोरोन एक नए रूप में वापस आया है, पर वो किस रूप में आया है ये मैं नहीं जानता। जिस पर एडार कहता है तो फिर तुम मेरे किस काम के। पर हेलब्रांड कहता है कि मेरे पास एल्फ का भरोसा है, इसीलिए मुझे आजाद करो और मैं एल्फ के पास जाकर सोरोन का पता लगाऊंगा ताकि तुम अपनी सेना भेजकर उसे खत्म कर सको, क्योंकि अभी वो कमजोर है। जिस पर एडार इससे कहता है कि तुम्हें उसके लिए मेरे आगे झुकना पड़ेगा। और फिर कोई और रास्ता न होने पर हेलब्रांड एडार के कदमों में लेटकर उसके सामने झुक जाता है, जिसके बाद एडार इसे आजाद कर देता है और ये यहाँ से चला जाता है। पर हम देखते हैं कि इसने भेड़िए को खुला छोड़ दिया था, जो उस चमचे के आते ही उसका काम तमाम कर देता है। और फिर इधर हम देखते हैं कि लिंडन में एल्फ का पवित्र पेड़ अपना दम तोड़ रहा होता है और महाराज कहते हैं कि मध्य धरती में अब हम एल्फ के दिन पूरे हुए। पर तभी यहाँ पर उस्ताद किरगन वो अंगूठियाँ लेकर आ जाते हैं और महाराज को दे देते हैं। एक ये खुद पहनते हैं, एक ग्लेडियल को देते हैं और एक महाराज पहनते हैं। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि इन तीनों अंगूठियों की शक्ति से ये पवित्र पेड़ दोबारा से ठीक होने लगता है और एल्फ का सुनहरा भविष्य फिर से लौट आता है, क्योंकि इनकी रोशनी वापस आ चुकी है। पर एलनोर को ये सब बिल्कुल ठीक नहीं लग रहा, लेकिन बाकी एल्फ इससे बहुत खुश हैं। जबकि इधर एल्फ की एक और रियासत एरिगियन में हम यहाँ के राजा कैलिब्रिम्बर को देखते हैं, जिन्हें बताया जाता है कि आपसे मिलने कोई आया है। और जब कैलिब्रिम्बर बाहर जाकर देखता है तो वहाँ पर हेलब्रांड यानी सोरोन होता है। जबकि इधर हम देखते हैं कि साउथ की तबाही और ज्वालामुखी का असर अब बोनो की पहाड़ी सल्तनत खाजादूम तक पहुंचने लगा है। जबकि बोनो ने सूरज की रोशनी को अंदर तक ले जाने के लिए क्रिस्टल का इस्तेमाल किया है, क्योंकि इनके सभी शहर पहाड़ों के अंदर होते हैं जहां पर सारी फसलें वगैरह उगती हैं। तभी हम यहां के बाजार में बोनो के राजकुमार ड्यूरिन और उसकी बीवी डीसा को देखते हैं, जो यहाँ पर खरीदारी कर रही होती है। पर तभी जमीन कांपने लगती है, क्योंकि उस ज्वालामुखी के फटने से अब यहाँ पर भी भूकंप आ रहे हैं, जिससे क्रिस्टल और रोशनी अंदर आने के रास्ते तबाह हो जाते हैं और पहाड़ों के अंदर अंधेरा छा जाता है। और इधर साउथ में हम इसिल्डोर के घोड़े को देखते हैं, पर तभी ऑर्क भी इस घोड़े को देख लेते हैं और ये इसके चारों तरफ इकट्ठा होने लगते हैं ताकि इस घोड़े को पकड़ सके। पर घोड़ा पहले ही इस खतरे को भाप जाता है और ये इन पर हमला करके यहाँ से भाग जाता है। और ऑर्क ज्यादा देर तक इसका पीछा नहीं कर पाते, क्योंकि ये घोड़ा अंधेरे जंगल की तरफ जा रहा है जहाँ से कोई वापस नहीं आता। पर ये घोड़ा लगातार अंदर अंधेरे जंगल में भागता रहता है और फिर थोड़ी देर बाद रुककर एक गुफा के पास आ जाता है। और जब ये गुफा के अंदर जाता है तो यहाँ चारों तरफ लाशें पड़ी होती हैं। पर घोड़ा सूंघते सूंघते इसिल्डोर के पास आ जाता है, जो कि जिंदा है, पर इसे एक मकड़ी ने अपने जाल में फंसा रखा है। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि उस मकड़ी के अंडों से उसके बच्चे भी बाहर आने लगते हैं, जिनसे डरकर घोड़ा घबराहट में मकड़ी का जाला तोड़ देता है, जिससे इसिल्डोर के हाथ खुल जाते हैं। पर तभी इसके सामने बंधा हुआ ऑर्क भी इस पर हमला कर देता है और ये दोनों आपस में लड़ने लगते हैं। तभी मकड़ियाँ भी जाग जाती हैं और इसिल्डोर को मारने की कोशिश करता है, पर तभी पीछे से मकड़ी आकर ऑर्क को मार देती है, पर इसिल्डोर उससे बच जाता है। पर तभी एक बड़ी मकड़ी पीछे से आकर इसिल्डोर पर चिपट जाती है और इसे जल्दी ही गिरा लेती है। पर इसिल्डोर इसके जबड़े पकड़ लेता है और इसे दूर फेंककर फौरन अपना घोड़ा लेकर यहाँ से भाग जाता है। जबकि इधर लिंडन में ग्लेडियल अपने महाराज से कहती है कि सोरोन सिर्फ मध्य धरती पर राज करना नहीं चाहता, बल्कि सारी प्रजा की सोच और इच्छा को अपने काबू में करना चाहता है, जिसके लिए उसे फौज की नहीं इन अंगूठियों की जरूरत है और वो इन्हें कैलिब्रिम्बर की तरह नहीं बना सकता। इसीलिए अब उसके निशाने पर एरिगियन के कैलिब्रिम्बर होंगे। तभी अंगूठी ग्लेडियल को कुछ झलके दिखाती है, इसीलिए ग्लेडियल महाराज से कहती है कि मुझे एरिगियन जाना होगा, क्योंकि यह अंगूठी मुझे कुछ दिखा रही है। जिस पर महाराज कहते हैं कि इन अंगूठियों ने मुझे भी कुछ दिखाया है, शायद वो आने वाले कल की झलके हैं। मैंने पहाड़ों को ढहते देखा है और नदियों को सूखते। जबकि इधर एरिगियन में सोरोन अभी भी अपने हेलब्रांड वाले रूप में ही कैलिब्रिम्बर का
का इंतजार कर रहा है। तभी कैलिब्रिम्बर की सिपाही मिर्दानिया आकर इससे कहती है कि कैलिब्रिम्बर आपसे मिलना नहीं चाहते, इसीलिए आप यहाँ से चले जाएं। जिस पर हेलब्रांड कहता है कि वो मेरे अच्छे दोस्त हैं, मैं यहीं पर रुककर उनका इंतजार करूंगा, हो सकता है कि शायद उनका मन बदल जाए। और फिर जब मिर्दानिया जाकर ये सब कैलिब्रिम्बर को बताती है तो कैलिब्रिम्बर कहते हैं कि वो जो चाहे करे, मैं उससे नहीं मिलूंगा। जबकि इधर जंगल में हम उन्हीं सिपाहियों को देखते हैं जिन्हें महाराज ने कैलिब्रिम्बर के पास भेजा था सोरोन की असलियत बताने के लिए, पर रास्ते में ही किसी ने इन्हें मार दिया। मतलब अब तक कैलिब्रिम्बर नहीं जानते हैं कि हेलब्रांड ही सोरोन है। जबकि इधर बोनो की सल्तनत खाजाडूम में डिसा अपने महाराज से कहती है कि हम अलापकार पहाड़ों से बात कर सकते हैं, शायद हमें कोई रास्ता मिल जाए। और फिर इसीलिए डिसा अपनी साथियों के साथ जब इन पहाड़ों से बात करने की कोशिश करती है तो तभी फिर से कंपन होने लगता है और बची कुची रोशनी की जगह भी बंद हो जाती है और अब पहाड़ों में पूरा अंधेरा छा चुका है। महाराज कहते हैं कि बुराई का साया खाजाडूम पर मंडरा रहा है, इसीलिए सावधान रहो, क्योंकि आज से पहले आलापकार कभी भी इन पहाड़ों से बात करने में नाकाम नहीं रहे, पर आज वो रिश्ता टूट चुका है। इसीलिए डिसा जाकर ये सारी बात अपने पति ड्यूरिन को बताती है और उससे कहती है कि मुझे डर लग रहा है, हम लोग पहाड़ों को नहीं सुन पा रहे, कुछ बहुत बुरा होने वाला है। जिस पर ड्यूरिन कहता है कि भरोसा रखो, हम बोने कोई ना कोई रास्ता जरूर ढूंढ लेंगे। जबकि मोडोर में हम देखते हैं कि एडार का सेनापति उससे कहता है कि जंग की पूरी तैयारियां हो चुकी हैं, लेकिन एक बात समझ में नहीं आ रही कि अब हमारे पास छत है और हम यहाँ पर सुरक्षित हैं, तो फिर से जंग छेड़ने की क्या जरूरत है। पर एडार कहता है कि हम खुद को जब तक सुरक्षित नहीं मान सकते जब तक हमें ये यकीन न हो जाए कि सोरोन मर चुका है। और फिर तभी हम देखते हैं कि यहाँ पर एक बहुत बड़ा विशालकाय ट्रोल आ रहा होता है और सभी ऑर्क इससे काफी डरे हुए हैं। और फिर जब ये एडार के सामने आता है तो एडार इससे कहता है कि तुम्हारा स्वागत है, हमें तुम्हारी ही जरूरत थी। जिस पर ये कहता है कि कहाँ है सोरोन, मतलब ये भी सोरोन से नफरत करता है। जबकि इधर लिंडन में ग्लेड्रियल एलनोर से मिलने के लिए आती है और इसे अपने साथ सोरोन की तलाश में एरिगियन चलने को कहती है, पर एलनोर मना कर देता है और कहता है कि उन अंगूठियों को पहनकर तुम सबने खुद सोरोन का साथ दिया है, इसीलिए अब मुझे इसमें शामिल मत करो। जिसके बाद ग्लेड्रियल यहाँ से चली जाती है, पर जब एलनोर उस्ताद किर्दन के पास आता है तो किर्दन इसे समझाते हैं कि चीजें वैसी नहीं है जैसी तुम्हें दिख रही हैं, क्योंकि हम पूरी तरह से अब भी इन अंगूठियों को नहीं जान पाए हैं, पर जरा हर चीज पर इसकी ताकत का असर तो देखो, अगर ये सोरोन के हाथ लग गई तो हर चीज पर सोरोन का काबू होगा और चारों तरफ तबाही का मंजर होगा, इसीलिए इन अंगूठियों पर सिर्फ एल्फ का काबू होना चाहिए। और अब जाकर उस्ताद किर्दन की बात एलनोर को समझ आती है कि अंगूठियां पहनने वाले उसके दुश्मन नहीं उसके दोस्त हैं। जबकि इधर एरिगियन में हम कैलिब्रिम्बर को देखते हैं जो हेलब्रांड के बारे में पूछता है, जिस पर मिर्दानिया बताती है कि वो अभी भी वहाँ पर आपका इंतजार कर रहा है, पर आज की रात बहुत सर्द है और तभी मौसम और बिगड़ जाता है, इसीलिए कैलिब्रिम्बर खुद इसके पास आ जाते हैं और इससे कहते हैं कि अगर तुम यहाँ से नहीं गए तो तुम्हें जबरदस्ती निकालना पड़ेगा। जिस पर हेलब्रांड कहता है कि क्या आपकी ग्लेड्रियल से बात नहीं हुई, जिस पर कैलिब्रिम्बर कहता है कि जब से महाराज लिंडन गए हैं मेरी उनसे बात नहीं हुई। तभी हेलब्रांड बताता है कि तुम्हारी अंगूठियां कामयाब हो गईं, पर महाराज ने तुम्हें इस बारे में नहीं बताया, सदियों से ऐसा ही चलता आ रहा है, आप जैसे महान कलाकार अपनी कला में अपना खून पसीना झोंक देते हैं और महाराज जैसे लोग उस कला का फायदा उठाकर आप लोगों को भूल जाते हैं। और इसी बात पर कैलिब्रिम्बर इसे अंदर ले जाते हैं और फिर हेलब्रांड अंदर जाकर कैलिब्रिम्बर से कहता है कि आपकी अंगूठियों ने तो कमाल कर दिया, उन्होंने लिंडन और एल्फ की पूरी प्रजाति को बचा लिया। तभी कैलिब्रिम्बर अपनी इस महान रचना पर काफी इमोशनल हो जाते हैं। तभी हेलब्रांड इनसे कहता है कि मैं आपके पास एक इल्तिजा लेकर आया हूँ, आपने एल्फ प्रजाति को तो बचा लिया पर इंसान बहुत बड़ी मुसीबत में है, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि जो अंगूठियाँ आपने एल्फ के लिए बनाई है वैसी ही आप इंसानों के लिए भी बनाएं। जिस पर कैलिब्रिम्बर कहते हैं कि ये नामुमकिन है, इंसान बहुत लालची होते हैं और उनके भटकने की संभावना एल्फ से कहीं ज्यादा है, इसीलिए मैं उनके लिए अंगूठियां नहीं बना सकता और अगर मैं कोशिश भी करूं तो बोने हमें और मिथरल धातु नहीं देंगे। तभी हेलब्रांड कहता है कि मैं आपको अपनी सच्चाई बताना चाहता हूं, क्योंकि जब ग्लेड्रियल को मेरे बारे में पता चला तो उसने मुझे छोड़ दिया, इसीलिए मैं ये गलती आपके साथ नहीं दोहराना चाहता। इस दुनिया में कुछ ऐसी शक्तियां हैं जो बुराई से ऊपर हैं और कभी कभी वो एक दूत के रूप में अपनी मदद भेजती हैं। और फिर तभी हेलब्रांड आग में चला जाता है और उसमें से अपने एक नए रूप में निकलता है और कैलिब्रिम्बर समझ जाता है कि यही वो दूत है। और अब हेलब्रांड कैलिब्रिम्बर से कहता है कि अभी इसी वक्त पूरी मध्य धरती का भविष्य दांव पर लगा हुआ है, चारों तरफ अंधकार फैलने वाला है, सभी रियासतें खत्म हो जाएंगी, ना इंसान बचेंगे, ना एल्फ और ना ही बोने, इसीलिए मैं तुम्हें सोच और समझ का रास्ता दिखाने आया हूँ। जिस पर कैलिब्रिम्बर इसके
आगे झुक जाता है, पर इसे अभी भी नहीं पता कि यही है सोरोन, क्योंकि अब कैलिब्रिम्बर इसे एक दूत समझ रहा है। जबकि इधर लिंडन में हम देखते हैं कि एल्फ के महाराज एलनोर और ग्लेड्रियल को फौरन कैलिब्रिम्बर के पास एरिगोन भेज देते हैं। जबकि इधर बोनो की रियासत खाजादूम में हम देखते हैं कि कैलिब्रिम्बर ने राजकुमार ड्यूरिन को अपने पास बुलाने का संदेश भेजा है। और फिर जल्दी ही हम देखते हैं कि ड्यूरिन अपनी बीवी के साथ एरिगोन आ जाता है और कैलिब्रिम्बर इससे कहते हैं कि आपके दिए हुए मिथरल की मदद से हम उस महाशक्ति को अंगूठियों के रूप में बना सके और उसकी मदद से हम पूरी एल्फ प्रजाति को बचाने में कामयाब रहे। इसीलिए अब हम भी आपकी मदद करना चाहते हैं। जिस तरह उन अंगूठियों ने हमारे पवित्र पेड़ को ठीक किया है, वैसे ही आपके पहाड़ भी ठीक हो सकते हैं, पर उसके लिए हमें आपसे मिथरल धातु चाहिए होगी। जिस पर ड्यूरिन कहता है कि मुझे इस बारे में अपने पिता से बात करनी होगी, क्योंकि आखिरी फैसला तो उन्हीं का होगा। जबकि इधर जंगल में हम देखते हैं कि इजल्डोर अपने घोड़े के साथ जंगल में भटक रहा होता है और इसी दौरान इसे जंगल में एक लड़की मिलती है और इसे अकेला और परेशान देखकर इजल्डोर इसे भी अपने साथ ले जाने लगता है और फिर ये दोनों लगातार सफर करते रहते हैं। लेकिन थोड़ी आगे आने पर ही इन्हें एक बूढ़ा आदमी मिलता है जिसे औरत ने लूट रखा है। इजल्डोर जैसे ही इसकी मदद के लिए जाता है तो बूढ़े के आदमी चारों तरफ से इस पर हमला कर देते हैं और ये लड़की को फेंककर इजल्डोर के घोड़े को भी ले लेते हैं। पर तभी इन पर अचानक से तीर बरसने लगते हैं, जो कि एक जाबाज एल्फ सिपाही एरोंडिर होता है और ये जल्दी ही इन सबको मारकर खत्म कर देता है। पर फिर भी ये लुटेरे इजल्डोर का घोड़ा ले जाने में कामयाब हो ही जाते हैं और फिर एरोंडिर इनसे कहता है कि ये वनवासी थे जो एडार के गुलाम है। यहाँ खतरा बढ़ता जा रहा है, इसीलिए एरोंडिर इन दोनों को अपने साथ अपने ठिकाने पर ले जाता है, जहाँ पर वो बचे कुचे बहादुर इंसान रहते हैं जो अब तक एडार के सामने नहीं झुके, क्योंकि इन्हें गुलामी मंजूर नहीं थी। जबकि इधर बोनो की सल्तनत खाजादूम में हम देखते हैं कि लोगों को खाने की कमी हो रही है, इसीलिए यह अपने महाराज के पास आते हैं और उनसे कहते हैं कि प्रजा के लिए शाही भंडार खोल दिए जाएं, क्योंकि प्रजा भूख से मर रही है। जब से सूरज की रोशनी बंद हुई है तब से यहाँ पर फसल नहीं उग रही। तभी महाराज के पास उनका बेटा ड्यूरिन भी आ जाता है और ये इनसे कहता है कि कैलिब्रिम्बर ये दावा कर रहा है कि वो अंगूठियों की मदद से हमारी इस परेशानी को दूर कर सकता है, पर उसके लिए हमें उसे अपनी मिथरल धातु देनी होगी। पर न जाने क्यों मुझे उनकी नीयत ठीक नहीं लग रही। जबकि इधर हम इजल्डोर को देखते हैं जिसे एरोंडिर बताता है कि तुम्हारे पिता और न्यूमेनोर की बाकी सैन्य टुकड़ी वापस न्यूमेनोर लौट गई, उन्हें लगा कि तुम मर चुके हो। इसके बाद एरोंडिर जब बाहर आता है तो इसे थियो की हालत कुछ ठीक नहीं लगती, क्योंकि अपनी माँ ब्रोनविन के मरने के बाद से ही ये काफी बदल चुका है और हर वक्त ऑर्क और जंगल वासियों से अपनी माँ का बदला लेने की सोचता रहता है। और फिर इसके बाद जब इजल्डोर थियो के पास आता है तो थियो इससे भी कहता है कि तुम्हें अगर अपना घोड़ा चाहिए तो रात को मेरे साथ चलना, मैं उन जंगल वासियों का ठिकाना जानता हूँ। और फिर जल्दी ही रात होने पर हम देखते हैं कि ये दोनों किसी को बिना बताए ही जंगल में आ जाते हैं और इजल्डोर अपने घोड़े को देखकर फौरन उसके पास चला जाता है, पर जंगल वासियों को इन पर शक हो जाता है। तभी थियो उनका ध्यान अपनी ओर खींचने की कोशिश करता है, पर तभी चारों तरफ से कोई इन पर हमला कर देता है और सभी जंगल वासियों को बड़ी ही बेरहमी के साथ मारने लगता है और फिर आखिर में कोई विशालकाय जीव आकर थियो को भी उठा ले जाता है। जबकि इधर एरेगियन में हम देखते हैं कि कैलिब्रिम्बर ने पूरी तैयारियां कर ली हैं और अब ये बोनो के लिए भी नई अंगूठियां बना रहा है, पर उन अंगूठियों में मिथरल धातु हेलब्रांड यानी सोरोन खुद अपने हाथों से डालता है अपने कुछ मंत्र पढ़कर। जबकि इधर हम देखते हैं कि ग्लेड्रियल भी अपनी सैन्य टुकड़ी लेकर एलनोर के साथ एरेगियन की तरफ निकल चुकी है और ये लोग लंबा सफर तय करने के बाद जब आते हैं तो इन्हें एक पुल टूटा हुआ मिलता है। एलनोर जब अपने सिपाही से दूसरे रास्ते के बारे में पूछता है तो वो बताता है कि अगर हम घूम कर गए तो सफर 2 हफ्ते लंबा हो जाएगा, पर अगर हम दक्षिण की पहाड़ियों से होते हुए जाएंगे तो जल्दी पहुंच जाएंगे। पर तभी अंगूठिया ग्लेडियल को कुछ दिखाती है, इसीलिए ये कहती है कि हम दक्षिण से नहीं जाएंगे, वहाँ बहुत खतरा है। पर एलनोर कहता है कि दुश्मन दोनों ही तरफ घात लगाकर बैठा होगा, इसीलिए हम दक्षिण की तरफ से ही जाएंगे ताकि जल्दी पहुँच सके। पर थोड़ी देर बाद ही रात हो जाती है, लेकिन ये लोग फिर भी अपना सफर जारी रखते हैं। पर तभी इन्हें कुछ अजीब सी भूतिया आवाजें आने लगती हैं, जिससे कुछ सिपाही डर जाते हैं। तभी इन्हें यहाँ पर वही सिपाही मिलते हैं जिन्हें महाराज ने सोरोन की खबर देकर कैलिब्रिम्बर के पास भेजा था। तभी कुछ चेने आकर इनके सिपाही को खींचकर अंधेरी गुफा में ले जाती हैं और फिर तभी हम देखते हैं कि उस गुफा में से एक शैतानी मुर्दा बाहर निकलता है और फिर जल्दी ही यहाँ पर और भी मुर्दे आ जाते हैं जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेते हैं। लेकिन ये लोग जैसे ही इन पर हमला करते हैं तो इनके हमलों का कोई असर नहीं होता, क्योंकि इनके हथियार इन मुर्दों पर बेअसर
हैं। तभी एल्नोर कहता है कि हमें गुफा के पास वाले ताबूत को खोलना होगा, लेकिन तभी एक चेन ग्लेडियल को भी गुफा में ले जाने लगती है, पर तभी एल्नोर उसका हाथ काट देता है, उसी तलवार से जो इसे ताबूत में मिली है। और फिर जब ये लोग इस ताबूत में से हथियार निकालकर इन मुर्दों को मारते हैं तो ये सभी शैतानी मुर्दे एक एक करके मर जाते हैं। ग्लेडियल पूछती है कि ये कैसे किया, जिस पर एल्नोर बताता है कि कहानी के मुताबिक जिन तलवारों को इन मुर्दों के साथ दफनाया गया था ये उसी तलवार से मरेंगे। और फिर अगली सुबह हम देखते हैं कि थियो कहीं अनजान जगह पर पेड़ों के बीच में होता है, और जब इसे होश आता है तो ये देखता है कि इसके जैसे यहाँ पर और भी लोग कैद हैं। जबकि इधर एरोंडिर देखता है कि किसी बहुत बड़ी फौज ने इस जंगल को रौंद कर उसके बीच से रास्ता बनाया है, और एरोंडिर भी इसी रास्ते पर थियो को ढूंढ रहा होता है। पर तभी इसिल्डोर दलदल में फंस जाता है और धीरे धीरे नीचे जाने लगता है। एरोंडिर इसे बचाने की कोशिश करता है, पर जल्दी ही एरोंडिर भी उस दलदल में समा जाता है। तभी इसकी साथी फौरन जंगल से एक बड़ी सी लकड़ी लाकर जब दलदल में डालती है तो तभी उसमें से एक बहुत बड़ा दानव निकलता है, लेकिन तभी उसका पेट चीरकर एरोंडिर बाहर आ जाता है और कहता है कि इस जंगल में बहुत सी ऐसी अजीब सी चीजें हैं जिन्हें तुमने आज से पहले कभी नहीं देखा होगा, इसीलिए सावधान रहना। और फिर रात होने पर ये लोग जंगल में ही एक सुरक्षित जगह पर ठहर जाते हैं, पर यहाँ हर कदम पर खतरा है, क्योंकि जल्दी ही इन पर एक और राक्षस हमला कर देता है जो कि एक बहुत बड़ा पेड़ होता है। एरोंडिर उसे शांत करने की कोशिश करता है, पर तभी बाकी पेड़ भी जाग जाते हैं और ये तलवार देखकर भड़क जाते हैं। पर तभी इसिल्डोर कहता है कि ये तलवार पेड़ों को काटने के लिए नहीं बल्कि ऑर्क को काटने के लिए है। तभी ये पेड़ कहते हैं कि ऑर्क की एक बहुत बड़ी सेना आई थी और उन्होंने हजारों पेड़ों को काट दिया और जंगल को अपने पैरों तले रौंद डाला, और जब तक हम लोग यहाँ आए तब तक बहुत देर हो चुकी थी। तभी दूसरी वाली पेड़ भड़क जाती है और कहती है कि ये सब एक जैसे ही हैं। पर तभी एरोंडिर कहता है कि हमें माफ कर दो, पर ये पेड़ कहती है कि बारिश पड़ने पर नई पत्तियां तो आ जाती हैं, लेकिन माफ करने में सदियां बीत जाती हैं। पर तभी एरोंडिर कहता है कि मैं तुमसे वादा करता हूँ कि हम इस विनाश को जरूर रोकेंगे और यहाँ के हर एक पेड़ की सुरक्षा की जिम्मेदारी हमारे कंधों पर होगी। जिस पर वो पेड़ इन्हें छोड़ देती है और फिर जल्दी ही ये थियो और बाकी लोगों को भी आजाद कर देते हैं, क्योंकि इन्होंने ही थियो और बाकी लोगों को पकड़ा था। और फिर इसके बाद ये पेड़ इन लोगों को छोड़कर जंगल में और अंदर की तरफ चले जाते हैं। जबकि इधर एल्फ देखते हैं कि एडार्क के ऑर्क की एक बहुत बड़ी सेना एरेगियन की तरफ बढ़ रही है, जिसे देखकर ग्लेडियल कहती है कि ये ऐलाने जंग है, क्योंकि ऑर्क की सेना हमारी सरहदों में घुस आई है। तभी एल्नोर कहता है कि हमें हर हाल में ये खबर अपने महाराज तक पहुंचानी होगी। पर तभी ऑर्क को इनके बारे में पता चल जाता है और वो इनकी तरफ आने लगते हैं। इसीलिए ग्लेडियल कहती है कि तुम सब जाओ, मैं इन्हें रोकती हूँ, और ये अपनी अंगूठी एल्नोर को दे देती है। पर तभी ऑर्क भी यहाँ पर आ जाते हैं, पर तभी इनके रास्ते में ग्लेडियल खड़ी होती है और कहती है कि तुम वाहियात लोग हमारी सरहदों में घुस आए हो, और जल्दी ही बिजली की रफ्तार से इन ऑर्क पर टूट पड़ती है और कई सारे ऑर्क को एक साथ मार गिराती है। और इसी दौरान जल्दी ही यह अपने घोड़े पर भी चढ़ जाती है, लेकिन ऑर्क इसके घोड़े को पकड़ने की कोशिश करते हैं, पर ग्लेडियल इन्हें मारने लगती है और इन ऑर्क पर आग बरसाकर इन्हें मारती जाती है, जिससे एल्नोर और उसके साथियों को यहाँ से भागने का मौका मिल जाता है। जबकि इधर ग्लेडियल अब इन ऑर्क के बीच में घिर चुकी है, पर फिर भी यह हार नहीं मानती। पर तभी पीछे से कोई इसे खींच लेता है और जल्दी ही इसके सामने एडार आकर कहता है कि तुमसे दोबारा मिलकर खुशी हुई ग्लेडियल। और इसी के साथ द रिंग्स ऑफ पावर का चौथा पार्ट यहीं पर खत्म हो जाता है, क्योंकि अब इसके अगले पार्ट में एल्फ और बोनो की सेनाएं मैदान जंग में उतर आएंगी, और जब सोरोन अपने असली रूप में आएगा तो क्या ये सब उसे रोक भी पाएंगे या नहीं, ये सब हमें इसके अगले पार्ट यानी फाइनल में पता चलेगा। पर उससे पहले इस वाली वीडियो का क्या, इसे लाइक करो, शेयर करो और कमेंट को फाइनल पार्ट 5 से भर दो, और अपनी कीमती राय देना ना भूले कि आपको ये सीरीज कैसी लगी। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए सब्सक्राइब।